ये वाक़यात जिस लड़के के साथ पेश आए इसका ताल्लुक़ लाहौर से है। फुरकान का घर लाहौर के इलाके गुलबर्ग में था। इसका घर 240 गज का बंगला था जिसकी कंस्ट्रक्शन 25 साल पुरानी थी। इस घर को इसके वालिद ने तामीर करवाना शुरू किया था और इस बंगले के नीचे घर के रकबे ही जितना एक हॉल नुमा बेसमेंट था। इसके वालिद के इस बेसमेंट को लेकर कुछ बिजनेस प्लान्स थे जो उनकी वफ़ात की वजह से पूरे नहीं हो पाए। इस घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान ही इसके वालिद की डेथ हो गई थी और बाद में ये घर फुरकान की वालदा ने अपनी ज़ेरे निगरानी मुकम्मल करवाया। जब वो इस घर में आया तो वो और उसकी बहन दोनों ही कम उम्र थे। शुरू से इन दोनों बच्चों को अपने घर के नीचे बनी हुई बेसमेंट से डर लगता था। इसकी वजह ये थी कि मोहल्ले के लोग और मिलने जुलने वाले लोग अक्सर इनको कहते थे कि तुम लोगों के घर के नीचे बेसमेंट है, इसमें यकीनन जिन रहते होंगे। ये बेसमेंट हमेशा से खाली पड़ा था। इनकी वालदा और जिम्मेदारियों में इतनी मसरूफ़ रहती थीं कि उन्होंने इस बेसमेंट को ख़त्म करवाने का जब भी सोचा कोई ना कोई काम इनके आगे आकर खड़ा हो गया और इवेंचुअली उन्होंने इसको नज़रअंदाज कर दिया। बच्चों को इस वजह से भी डर लगता था कि इनके घर के कारपोर्च और सहन में इस बेसमेंट की 2 जालीदार रोशनदान खुलते थे जिससे सिर्फ को अंधेरा नज़र आता। जब इनके कज़न्स या दोस्त वग़ैरह घर आते तो वो ज़ोर ज़ोर से मुख्तलिफ ड्रोनी आवाज़ें इन रोशनदानों के करीब जाकर निकालते जो बहुत देर तक बेसमेंट के हॉल में गूंजती रहती। इससे सबको बहुत डर लगता था। बहरहाल फुरकान इसी घर में जवान हुआ। इसकी बहन शादी होकर अब्रॉड चली गई और फिर सिर्फ ये और इसकी वालदा ही इस घर में होते थे। इन लोगों को कभी कभार अपने घर में कुछ गैर मामूली आवाज़ें और एक्टिविटीज़ महसूस होती थीं, लेकिन इन लोगों ने कभी इन चीज़ों को ख़ास ध्यान ना दिया। वैसे भी जो कुछ अभी तक हुआ वो इतना मामूली था कि ज़्यादातर ये लोग उसे अपना वहम समझकर टाल देते थे। ये लोग बेसमेंट में महीनों ना जाते। साल में एक दफ़ा कभी स्वीपर्स को बुलाकर यहाँ की झाड़ू लगवा दी जाती थी और फिर इसको दोबारा बंद कर दिया जाता। फुरकान की वालदा बहुत अरसे से बीमार थीं और एक अरसा बेड रिडन रहने के बाद 1 साल पहले इनका इंतकाल हो गया। अब वो इस घर में अकेला ही रह रहा था। वो एक प्राइवेट फर्म में जॉब करता था, इसलिए दिन का बेशतर वक्त ऑफिस में ही गुजरता था। फिर जब थका हारा घर वापस आता तो अक्सर इसके दोस्त वगैरह घर आ जाते या ये उनके घर चला जाता। खाना वो बाहर से ही खाता। थका हारा होने की वजह से ये जल्द सो जाता क्योंकि उसको सुबह अर्ली उठना होता। जब से इसकी वालदा का इंतकाल हुआ था इनका घर ज़्यादातर टाइम बंद ही रहता था। शाम में मगरिब के बाद जब फुरकान की वापसी होती तो घर बिल्कुल गुप अंधेरे में डूबा होता। वही आकर घर की लाइट्स ऑन करता था। ये एक दिन संडे का जिक्र है। उसकी आंख बहुत देर से खुली और वो बाहर से नाश्ता लेकर आया। ये दोपहर के 1 या 1:30 बज रहे होंगे। वो कारपोर्च में कार पार्क करके अंदर आ ही रहा था कि इसको ऐसा महसूस हुआ जैसे बेसमेंट के रोशनदान में उसने किसी के हाथ की झलक देखी। ये सब इतनी अचानक हुआ कि फुरकान के हाथ से इसकी गाड़ी की चाबियां गिर गईं। वो समझ नहीं पाया कि ये क्या हुआ है।
जैसे ही इसने करीब जाकर नीचे बैठकर रोशनदान में झांका, वहाँ कुछ नज़र नहीं आया सिवाय अंधेरे के। लेकिन इसने बाकायदा ये महसूस किया था कि इसके कदमों की आवाज़ सुनकर किसी ने अंदर से अपने हाथ से पकड़ी हुई जालियों को छोड़ा और हाथ अंदर कर लिया। उसके लिए ये बहुत अलार्मिंग था। वो एक बहुत निडर इंसान था, लेकिन अभी जो कुछ हुआ इसने उसको हिलाकर रख दिया था। वो अपना नाश्ता अंदर टेबल पर रखकर फौरन ही बेसमेंट को अनलॉक करके नीचे उतर आया और टॉर्च जलाकर अच्छी तरह जायजा लिया। लेकिन बेसमेंट खाली पड़ा था। फुरकान ने आज ये फैसला किया कि वो नाश्ता ख़त्म करके फ़ौरन बल्ब ख़रीद कर लाएगा और आज ही बेसमेंट में लाइट लगा देगा। याद रहे कि इससे पहले जब भी फुरकान की वालिदा ने बेसमेंट में लाइट लगवाई ताकि रात में वो रोशन की जा सके और बेसमेंट में अंधेरा ना रहे, कुछ ही दिनों के बाद लाइट फ्यूज़ हो जाती। इन लोगों ने फिर ये अज्यूम करते हुए कि कनेक्शन में कोई इशू है, यहाँ बल्ब लगवाने का इरादा ही ख़त्म कर दिया। लेकिन आज फुरकान नाश्ते से फारिग होकर फ़ौरन एक हाई वोल्टेज बल्ब लेकर आया और टॉर्च लेकर बेसमेंट में पहुंचा। वो तकरीबन 1-1.5 साल बाद बेसमेंट में आया था। दरवाज़ा खोलते ही अजीब सी नमी इसने महसूस करी। बेसमेंट में दिन होने के बावजूद अंधेरा था। सिर्फ रोशनदानों से आने वाली मध्यम रोशनी की लकीरों ने कुछ मखसूस हिस्सों को रोशन किया हुआ था। फुरकान ने जब कदम बढ़ाए तो उसे फर्श पर सीलन महसूस हुई। शायद ये घर के नीचे आने वाले स्विच पाइप्स की लीकेज थी और इसी की वजह से अजीब तरह बदबू पूरे हॉल में फैली हुई थी। इसको झुरझुरी आ गई। उसने टॉर्च की रोशनी को चारों तरफ फिर घुमाया, लेकिन उसे कुछ दिखाई ना दिया सिवाय चंद चूहों के जो लाइट पड़ते ही इधर उधर भाग गए। वो अपने साथ एक स्टूल लेकर आया था। उसने स्टूल को रखकर बल्ब लगाया और नीचे उतरकर कुछ फासले पर लगे स्विच को ऑन किया। बल्ब रोशन हो गया और उससे पूरे बेसमेंट में लाइट हो गई। गो के एक बल्ब इतनी बड़ी जगह को अच्छी तरह रोशन करने के लिए नाकाफ़ी था, लेकिन फिर भी एक डिम लाइट पूरे हॉल में फैल गई। उसने ये फैसला कर लिया था कि वो हर शाम ऑफिस से आकर नीचे जाकर बेसमेंट का बल्ब जला दिया करेगा। अभी इसने ये बल्ब जलता छोड़ दिया और दिल ही दिल में ये भी सोचा कि वो इसकी सफाई कराएगा और पाइप के लीकेज को भी ठीक करवाएगा। उसने जो कुछ 1-2 घंटे पहले महसूस किया वो उसने अपना वहम समझकर जहन से निकालने की कोशिश करी। बाकी का पूरा दिन इसका आराम करने और शाम से लेकर रात तक अपने दोस्तों के साथ बाहर गुजर गया। जब वो रात के 11 बजे घर वापस आया तो उसने झांक कर बेसमेंट के रोशनदान से अंदर देखा। बल्ब ऑफ था और बेसमेंट में दोबारा गुप अंधेरा था। वो फौरन टॉर्च लेकर तीसरी बार नीचे गया। जब देखा तो स्विच ऑन था, लेकिन बल्ब फ्यूज था। वो हैरान रह गया कि आज ही लगाया था और आज ही बल्ब ख़राब हो गया। उसने सोचा कि वो किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर इसके कनेक्शन को चेक करवाएगा। हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो। वो अगले दिन ऑफिस से वापसी पर अपने साथ इलेक्ट्रिशियन को ले आया। इलेक्ट्रिशियन ने नीचे जाकर स्विच खोलकर चेक किया और इसके मुताबिक सब कुछ बिल्कुल ठीक था।
इलेक्ट्रिशियन ने नया बल्ब फिक्स किया और फुरकान ने अपने किए हुए फैसले के मुताबिक बल्ब को ऑन ही छोड़ दिया। अगली सुबह वो इतनी जल्दी ऑफिस के लिए निकला कि उसे ऑफिस पहुंचकर ये याद आया कि उसने बल्ब को चेक ही नहीं किया। आज उसकी ज़्यादा काम की वजह से वापसी बहुत लेट हुई और जब घर के सहन और कार पोर्च की लाइट्स ऑन करी तो उसने दोबारा बेसमेंट के बल्ब को फ्यूज पाया। अब वो डिस्टर्ब हो चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या वजह है कि बेसमेंट में सालों से इतनी अटेम्प्ट्स के बावजूद कभी लाइट कुछ घंटों से ज़्यादा ऑन नहीं रह पाई। आज उसके दिल में पहली दफ़ा अपने घर से खौफ सा आया। 2 दिन के बाद का किस्सा है कि वो ऑफिस से वापस आकर और खाने वगैरह से फारिग होकर अपने बेडरूम में पिलो से टेक लगाए लेटा अपने फ़ोन में मसरूफ़ था। पूरे घर में गहरा सन्नाटा था। उसे ड्राइंग रूम से बिल्कुल साफ ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी ने सोफे को थोड़ा सा ड्रैग किया हो। वो एक लम्हे के लिए चौंका और फिर इग्नोर करके अपने फ़ोन पे ही बिज़ी हो गया। 6 से 7 मिनट गुजर गए होंगे कि इसके बेडरूम के बिल्कुल साथ लगे लॉन्च में और इसके एक कोने पर पड़ी हुई टेबल और चेयर्स में से एक चेयर की ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई चेयर निकाल कर बैठा है। फुरकान ने फ़ोन को साइड पर रखा। अब वो बिल्कुल अलर्ट था। कान लगाकर गौर से किसी भी आवाज़ के आने का इंतज़ार कर रहा था। वो समझ चुका था कि ये सब क्या हो रहा है। वो एक बहादुर लड़का था, फिर भी इसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और वो किसी अनजानी चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहा था। सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर उसे अब अपने बेडरूम से अंदर दाखिल होने के साथ ही रखी एक छोटी टेबल से ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी ने अपना हाथ हल्के से उस टेबल पर मारा हो। वो जो चीज़ भी थी ड्राइंग रूम से होती हुई अब इसके कमरे में आ चुकी थी और अपनी प्रेजेंस का मुकम्मल एहसास दिलाना चाह रही थी। फुरकान अपने बेड से खड़ा हो गया। वो डरा, लेकिन उसने ये सोच लिया था कि वो इस चीज़ को जिस हद तक हुआ इग्नोर करेगा। वो कमरे से बाहर निकल आया और लाउंज में रखे टीवी को ऑन करके हाई वॉल्यूम पर टेलीविज़न देखना शुरू कर दिया और टीवी देखते देखते वहीं सोफे पर सो गया। बीच रात में इसकी आँख खुली तो वो टीवी ऑफ करके अपने बेडरूम में आकर सो गया। फिर इस रात के बाद से ऐसी आवाज़ों का आना और ऐसी चीज़ों का होना गोया एक मामूल सा बन गया। फुरकान ने अपने चंद क्लोज फ्रेंड से ये सब शेयर किया और उन्होंने इसे मशवरा दिया कि इतना बड़ा घर छोड़कर किसी छोटे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओ। लेकिन इसको अपने घर से ख़ास उनसियत थी। इस घर में इसकी अपनी वालदा और बहन के साथ बहुत सारी अच्छी यादें थीं और वो ये घर हरगिज़ इन सब होने वाले अजीब व गरीब वाक़यात के बावजूद छोड़ने पर आमादा नहीं था। इसी असना में फुरकान की खाला, जो कि अमेरिका में रहती थीं और लाहौर आई हुई थीं, उसके पास एक हफ्ते के लिए रुकने आ गईं। उसे उनके आने से बहुत खुशी हुई। उसकी खाला ने आते के साथ ही उसके लिए तरह तरह के खाने बनाए और उसने अपने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले ली और अपनी खाला के साथ क्वालिटी टाइम गुजारा। एक अरसे के बाद घर का बना खाना खाया। 2 दिन के बाद वो ऑफिस गया और आज उनका ये प्लान था कि वो जल्दी घर आ जाएगा और वो और उसकी खाला मिलकर उनके मामू के यहाँ होने वाले डिनर पर जाएंगे। उसके जाने के बाद
उसकी खाला जो कि घर में अब बिल्कुल अकेली थी, उन्होंने किचन में जाकर अपने लिए नाश्ता बनाया और फिर लाउंज में आकर टीवी ऑन करके साइड में लगी डाइनिंग टेबल की एक चेयर पर बैठकर आराम से टीवी देखते हुए अपना नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गई। डाइनिंग टेबल के राइट साइड पर फुरकान के बेडरूम का दरवाज़ा था और उल्टे हाथ पर किचन का दरवाज़ा था। अचानक नाश्ता करते करते उनको अपने उल्टे हाथ पर किचन के दरवाजे से एक औरत किचन के अंदर जाती नजर आई। उन्होंने बाकायदा अपने सर को घुमाकर देखा तो उन्हें चूल्हे के आगे एक औरत खड़ी नजर आई, जैसे वो किचन में कुछ पका रही हो। इसकी पीठ इनकी तरफ थी। इनके हाथ से चाय का कप गिर गया और उन्होंने चिल्लाकर कहा कि तुम कौन हो। इनको ऐसा महसूस हुआ कि इनकी आवाज़ सुनकर वो औरत किचन की उस साइड पर चली गई जो उनको बैठे हुए किचन के दरवाजे से नज़र नहीं आ सकती थी। ये फ़ौरन उठी और किचन में झांक कर देखा तो किचन खाली पड़ा था। किचन से बाहर और अंदर आने जाने का वही एक दरवाज़ा था जिसके सामने लगी टेबल और चेयर पर वो बैठी थी। खाला ने ये सब इतना साफ देखा था कि उन्हें किसी किस्म का वहम नहीं था। वो हद से ज़्यादा घबरा चुकी थीं और उन्होंने फ़ौरन फुरकान को फ़ोन करके ये सब बताया। वो रो रही थी और उसे फ़ौरन घर बुला रही थी। फुरकान ने उन्हें तसल्ली दी और मोहल्ले में रहने वाले अपने करीबी दोस्त को फ़ोन किया और उसको कहा कि वो खाला के पास चला जाए और उनके साथ बैठे जब तक कि वो ऑफिस से वापस आता है। दोस्त फ़ौरन घर पहुंच गया। खाला बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुकी थी और फुरकान के आने पर उन्होंने ये ज़िद लगा दी कि फुरकान, तुम इस घर को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो। मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। यहाँ कोई और मखलूक भी तुम्हारे साथ रह रही है। फुरकान को इन सब चीज़ों का पहले ही से इल्म था, इसलिए वो ज़्यादा नहीं घबराया। अपनी खाला को तसल्लियाँ देने में लगा रहा। वो जिद करके उसे अपने साथ उसके मामू के यहाँ स्टे करने ले गई। चंद दिनों में ही खाला की वापसी अमेरिका थी। वो उससे वादा लेकर गई कि वो ये घर जल्द अज जल्द छोड़ देगा। फुरकान को खाला के जाने के बाद वो औरत घर के मुख्तलिफ हिस्सों में नज़र आना शुरू हो गई। उसे ये लगा कि इस वाक़े के बाद जैसे ये एंटिटी निडर हो गई थी, बिला झिझक इसके सामने आने लगी। कुछ ही महीनों में इसका बाहर जाने का सिलसिला हो गया और वो इस घर को सेल करके अमेरिका चला गया। मोहल्ले वाले बताते हैं कि इसके बाद इस घर में जो लोग आए वो 1 महीना ही इधर रुक सके और फिर वो इस घर को नामालूम वजूहात की बिना पर लॉक करके कहीं और शिफ्ट हो गए। हैरत की बात ये कि उन्होंने ना तो इस घर को सेल किया और ना ही रेंट पर दिया। बाद में इस घर के बिल्कुल सामने जिन लोगों के घर हैं उन लोगों में से अक्सर लोगों ने मगरिब के करीब इस घर के कारपोश की सीढ़ियों पर एक औरत को बैठे हुए देखा जो अंधेरा होने के साथ साथ गायब हो जाती थी।